हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कान्हा टाइगर रिजर्व को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था चिली कंट्री को लेकर के। तो चिली कंट्री को अगर हम मैप में व्यू करें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है चिली कंट्री। चिली कंट्री से रिलेटेड अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, आप सभी को पता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक इम्पोर्टेंट माउंटेनियस रेंज है और उसको एंडीज माउंटेनियस रेंज के नाम से जानते हैं। तो चिली कंट्री जो है वो एंडीज माउंटेनियस रीजन के वेस्टर्न पार्ट पर और पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट पर मींस दोनों के बीच में लोकेटेड है। अदर फैक्ट्स को अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट लोकेटेड हैं, जिनमें से एक है अटाकामा डेजर्ट। और ये जो अटाकामा डेजर्ट जो है वो चिली के कोस्टल रीजन में नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये जो चिली है वो अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में जो ड्राइड प्लेस है अरिका, वो भी नॉर्दर्न चिली में लोकेटेड है। विश्व में सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन जो है उससे रिलेटेड जो सिटी है चुकिटामा, वो भी चिली में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिली में लिथियम का भी प्रोडक्शन होता है। वो लिथियम जो प्रेजेंट टाइम में बैटरी के फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद में सेकंड लार्जेस्ट लिथियम प्रोडक्शन के रूप में भी लोकेटेड है चिली कंट्री। अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहे हैं। इसलिए फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करके उसकी जगह पर हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है जिनसे एमिशन कम से कम हो। इसीलिए वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो चिली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी रीराइट किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए। इसके अलावा अगर हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को व्यू करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ब्राज़ील काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया में कवर करता है। मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम पार्ट को कवर करता है ब्राज़ील कंट्री। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो लगभग 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके सभी के सभी जो कंट्रीज़ हैं वो ब्राज़ील के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उन 2 कंट्रीज़ में एक तो आता है चिली और दूसरा आता है इक्वेडोर। ये 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो ब्राज़ील के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड चिली कंट्री से को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फ्रंट पेज पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है 5G ऑक्शन को लेकर के। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है मीन्स कैबिनेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि 5G का ऑक्शन जो है वो जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बेसिस बात ये बोली है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इस मतलब ये जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन जो एरिया है, जो इस डिपार्टमेंट को जो ओवरव्यू करने का काम करता है, उसने जो रिजर्व प्राइस एस्टेब्लिश की है उसी के बेसिस पर ये जो 5G ऑक्शन है वो स्टार्ट किया जाएगा। जुलाई लास्टिंग में ये बोला जा रहा है कि 5G का जो ऑक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें अगर हम कंपैरिजन करें, अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है कि 4G हमारे नेटवर्क अवेलेबल है। तो 4G को अगर हम 5G से कंपैरिजन करें तो 5G का जो मैक्सिमम डाटा जो स्पीड होगी वो प्रेजेंट टाइम 4G में जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे 10 टाइम्स हायर होगा। मतलब इतनी स्पीड जो है और ज़्यादा इसमें आएगी। ओके, ये हमारे इंडिया में कौन सी जनरेशन को कब इंस्टॉल किया गया इसके बारे में यहाँ पर ईयर शो कर रखे हैं। उनकी मैक्सिमम डाटा स्पीड के बारे में बता रखा है। जब फर्स्ट जनरेशन लॉन्च किया गया था उसमें सिर्फ वॉइस का यूज़ किया जाता था, उसमें कोई भी स्पीड नहीं आती थी और 1979 ईयर में स्टार्ट हुआ था। 1991 में जब हमारे इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उस टाइम 2G जो सेकेंड जनरेशन है उसको लॉन्च किया गया। 14.4 kbps जो है उसकी स्पीड आती थी। 2000 में 2.5G, 2001 में 3G,
2010 में 4G और 2020 में 5G के लिए बात बोली गई है। ओके, इस आर्टिकल में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1997 में एक एक्ट पास किया गया था और उस एक्ट में जो है, उस एक्ट के थ्रू है जो है वो ट्राई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका फॉर्मेशन किया गया। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में लोकेटेड है, मीन्स एक एक्ट के थ्रू इसका फॉर्मेशन किया गया। जब भी कोई बॉडी जिसका फॉर्मेशन किसी एक्ट के थ्रू प्री डिफाइंड, उसकी जो भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसको लेकर के क्या क्या छूट दी हुई हैं, कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव हैं, जब ये प्री डिफाइंड हो किसी एक्ट में तो इस तरीके की जो बॉडी होती है उसको ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो 1997 का जो एक्ट है उसके थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया उसके सेक्शन 3 के अंडर, और इसलिए कि स्टैच्यूटरी बॉडी है। हमारे इंडिया में जो टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है उसके लिए रेगुलेटर का ही काम करता है। ट्राई एक्ट को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंड किया गया था और इसमें डिसाइड किया गया था कि एक टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एस्टेब्लिश की जाए। मतलब ट्राई से रिलेटेड, डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं उनको ये जो ट्राइब्यूनल है वो सोल्व करने का काम करे। अब ट्राई करता क्या क्या है? ट्राई जो है वो हमारे इंडिया में टैरिफ, इंटरकनेक्शन, क्वालिटी ऑफ सर्विस, डायरेक्ट टू होम सर्विस, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर डायरेक्शन और ऑर्डर पास करने का काम करता है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है और टू फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा 2 जो है इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, मैक्सिमम होते हैं 2 मैक्सिमम फुल टाइम मेंबर और 2 मैक्सिमम पार्ट टाइम मेंबर। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि या तो 3 साल तक वो अपनी ऑफिस अपना जो भी टेन्योर है उसको कंप्लीट करें या फिर 65 ईयर्स जो है एज है उनकी कंप्लीट हो गई हो। इसमें से जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट मानी जाएगी। तो ये कंपोजिशन आपको ध्यान में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ध्यान में होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टैच्यूटरी बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये जब भी किसी आप बॉडी को डिस्कशन करो तो ये बेसिक फैक्ट्स आपको क्लियरली पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूएस के टॉप डिप्लोमेट, उन्होंने इंडिया के लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उन्होंने ये बोला है कि देखो जो इंडिया जो है प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ग्लोबल सिक्योरिटी पावर के रूप में काम कर रहा है। स्पेसिफिक उन्होंने बोला कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया या फिर अदर स्पेसिफिक एशिया के ऊपर फोकस करते हुए इंडिया जो है वो एक सिक्योरिटी पावर के रूप में अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन टाइम के साथ में ग्लोबली लेवल पर जो इंडिया है वो भी अपना रोल जो है वो वेल तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो यूएस डिप्लोमेट ने ये बात रखी कि इंडिया और यूएस के जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं वो सेम हैं। तो अगर दोनों कंट्री मिलकर के काम करें तो जो हमारा मेन टारगेट है कि एशिया को और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को या एशिया के ऊपर मेजरली फोकस करते हुए हम चाहते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। इनडायरेक्टली जो है वो चाइना को लेकर के क्लेम करता है यूएस कि चाइना जो है वो यहाँ की सिक्योरिटी को, यहाँ की इंडिपेंडेंसी को टाइम के साथ में ख़त्म कर रहा है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए, उसी को रेगुलर करने के लिए यूएस ने बोला है कि अगर इंडिया यहाँ पर अपना साथ दे, यूएस का साथ दे, तो इंडिया जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी पावर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है। पूरे वर्ल्ड में अपने आप को सिक्योर करने के लिए, एक सिक्योर अलायंस को एस्टेब्लिश करने में इंडिया का एक मेजर रोल प्ले हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो कल हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है अग्निपथ, और अग्निपथ में ये डिसाइड किया गया है कि 17.5 ईयर एज से 21 ईयर एज के जो भी हमारा इंडिया का यूथ है उनको 3 इम्पोर्टेंट जो हमारी आर्मीज़ हैं उन सभी में इंक्लूड किया जाएगा और फिर उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको आर्मी में सेटल किया जाएगा। उसके बाद में जब उनकी जॉब कंप्लीट हो जाती है 4 इयर्स तक, उसके बाद में उनको क्या किया जाएगा, अदर जो सेक्टर हैं वहाँ पर उनको जॉब दी जाएगी। तो इसको लेकर के इंडिया के अलग अलग एरिया में, स्पेसिफिक बिहार वाला जो रीजन है वहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला है। जो यूथ है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ये चेंज किए हैं नई स्कीम में कि आर्मी में अगर आपको एंटर लेना है
तो इस स्कीम के थ्रू ही आपकी एंट्री होगी। तो यहाँ पर वो पर्सन जिन्होंने मेडिकल टेस्ट और या फिर फिजिकल टेस्ट को क्लियर किया है आर्मी को लेकर के और सिर्फ रिटन टेस्ट को लेकर के वो बने हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि उनकी लाइफ में एक नई हर्डल्स जो है वो क्रिएट हुई है और इन एग्ज़ाम का वेट करने की वजह से उनकी जो एज है वो भी कंप्लीट हो गई है, मैक्सिमम 21 एज। तो इनसे जो आर्मी का जो उनका ड्रीम है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ छूट दी जानी चाहिए। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले से कुछ एग्जाम को क्लियर कर रखा है उनको यहाँ से बाहर रखा जाना चाहिए, ताकि उनको स्पेसिफिक जो 2 हर्डल्स वो क्रिएट कर चुके हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। आप सभी को पता है कि कुछ वहाँ पर कुछ जो है वो टाइम टू टाइम एक डिसाइड होता है, एक लेवल डिसाइड करके रखा जाता है कि पहले इसमें जो लोगों को बाहर किया जाएगा, इसमें लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा, इसमें लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा और फिर फाइनल लिस्ट में इस तरीके से लोगों का इंक्लूजन किया जाएगा। तो वो जो लेवल जो कुछ कैंडिडेट्स ने क्लियर किया है उन्होंने इसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है कि अग्निपथ जो स्कीम है उसको दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, आप सभी को पता है हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने यहाँ पर अपनी तरफ से अपना कैंडिडेट्स यहाँ पर रखें और उसको कंप्लीट फॉर्म में, मतलब उनके जितने भी एमपी हैं और जितने भी उनके पास में स्ट्रेंथ है उस सभी का वो कंप्लीट यूज़ करते हुए, एमएलए है उनके स्टेट में, उन स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए वो अपने कैंडिडेट को यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट करवा सके। तो इसको लेकर के 17 अपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंशियल पोल के लिए अपना जो कैंडिडेट है, हालांकि डिक्लेरेशन अभी उन्होंने नहीं की है, लेकिन उसके लिए जो फील्डिंग करना स्टार्ट कर दी है, मीन्स अपना जो ग्राउंड लेवल पर जो स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो हैं उन्होंने राहुल गांधी को किसी ओल्ड केस में उन्होंने उसको दोबारा से समन किया है। क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो रेगुलर कि वो जो भी केस होगा उससे रिलेटेड मिले होंगे कुछ फैक्ट्स जो रिलेट करते होंगे राहुल गांधी को लेकर के उस केस से रिलेटेड, तभी जाकर के क्वेश्चन उनसे किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, तो जो भी लोग शामिल थे प्रोटेस्ट में स्पेसिफिक प्रयागराज वाले रीजन में, तो पुलिस ने उन लोगों के जो नेम है, उन लोगों की जो आइडेंटिटी है उसको शो किया है। उसको लेकर के यहाँ पर उनकी जो फोटो है उनको चिपकाया जा रहा है और पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग कौन इन्वॉल्व थे। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो वहाँ पर डिमोलिशन इश्यूज़ देखने को मिला है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं और इसको लेकर के भी आज हमारा जो एडिटोरियल पेज है वहाँ पर भी इसको लेकर के डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 4 पर, और ये जो आर्टिकल रिलेटेड है यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो महाराष्ट्र में जो है वो ओबीसी का डाटा कलेक्शन कि ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है इसके लिए काम किया जा रहा है। ओबीसी से रिलेटेड कल बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए थे कि ओबीसी कोई कम्युनिटी नहीं है, ओबीसी एक कलेक्टिव फॉर्म है जो रिप्रेजेंट करती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, और इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज है इनको टाइम टू टाइम व्यू किया जाएगा। ये हमारे प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है आर्टिकल 340 में कॉन्स्टिट्यूशन में कि टाइम टू टाइम आप इनकी कंडीशन जो है इनसे रिलेटेड जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनको रिव्यू करने के लिए टाइम टू टाइम एक कमीशन बनाओगे। और इसको लेकर के अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे जस्टिस जी रोहिणी कमीशन जो है वो बना रखा है ताकि ओबीसी का बाइफर्केशन किया जा सके, उसमें 27% जो रिजर्वेशन दे रखा है उसको चेंज किया जा सके, और जिन कम्युनिटी को कम रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है उनको 27% में से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जा सके, ताकि उनका जो अपग्रेडेशन है रिजर्वेशन का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लोग जिनको इक्वलिटी नहीं है उनके लिए समान सर्कमस्टेंसेस बनाई जाए, ताकि उनको जब इक्वलिटी की बात हो तो वो भी इक्वल तरीके से खड़े हों। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा रिच है, एक बहुत ज़्यादा पुअर है, एक बहुत ज़्यादा आगे निकला हुआ है, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें कैरियर वाइज में, और एक बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, और फिर बोलो कि हम तो इक्वलिटी की बात करते हैं। ओके, तो पहले सबको इक्वल करो, उनको सारी जो भी अपने सर्कमस्टेंसेज जो हैं, जो उनकी अवेलेबिलिटी है वो सब इक्वल उनको प्रोवाइड करवाओ, और उसके बाद में आप इक्वलिटी की बात करो। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है लैंग्वेज को लेकर के। इस आर्टिकल में बताया गया है कि तेलंगाना में तेलुगु मस्ट एज ए सेकेंड लैंग्वेज फॉर CBSE, ICSE, IC स्कूल इन तेलंगाना।
ये जो ऑर्डर है वो 2018 में पास हुआ था, लेकिन अभी तक स्कैटर्ड फॉर्म में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि तेलुगु जो लैंग्वेज है उसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात हुई है, लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें हमारे इंडिया में कि क्या हमारे इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज है, तो उसको लेकर के आंसर आएगा नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं की गई है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। हमारे इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी या फिर इंग्लिश। ओके, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया था तो उसमें क्लियरली बात बोली गई थी कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये भी बोला गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से 15 ईयर्स तक हम इंग्लिश का भी यूज़ करेंगे, लेकिन बाद में जो पार्लियामेंट है वो इसको रेगुलर रखना है या इसको ख़त्म कर देना है, ये पार्लियामेंट के पास में पावर रहेगी। तो पार्लियामेंट ने 1963 में लगभग इसको लेकर के प्रोटेस्ट होने लग गया कि इंग्लिश को ख़त्म नहीं किया जाना है, क्योंकि 1965 में इंग्लिश की एंडिंग हो जाती। तो पार्लियामेंट ने 1963 में क्या किया कि 1963 में एक एक्ट पास किया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, और इसमें इंग्लिश को इनडेफिनेट टाइम तक, मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन डिसाइड नहीं की गई, और इंग्लिश को रेगुलर कर दिया गया कि इंग्लिश को भी हम ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ करेंगे। अब बात आती है स्टेट लेजिस्लेचर की कि स्टेट में जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से डिसाइड की जाती है। तो देखो, स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनके पास पावर है कि स्टेट में कौन सी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, हमारे इंडिया की जो ऑफिशियल कोर्ट है, जो कोर्ट्स हैं, उनकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, इसको लेकर के भी पावर है हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास में कि वो यहाँ की लैंग्वेज को डिसाइड कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343 जो है वो बात करता है कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है उसको यूनियन लेवल पर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाएगा। और आर्टिकल 351 जो है उसमें यूनियन की ये ड्यूटी बताई गई है कि वो हिंदी को प्रमोट करने का काम करेंगे। ओके, तो लिंग्विस्टिक लेवल पर जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए हमारे इंडिया में जो स्पेशल ऑफिसर है उसको भी अपॉइंट किया जाता है, ताकि जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको क्या किया जा सके, अपग्रेडेशन के लिए काम किया जा सके। माइनॉरिटीज़ की यहाँ पर बात हुई है तो आप सभी को पता है माइनॉरिटीज़ की जो डेफिनेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड नहीं किया गया है, लेकिन हमारे इंडिया में दो तरीके की माइनॉरिटीज़ है, रिलीजन बेसिस के ऊपर माइनॉरिटीज़ और जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर माइनॉरिटीज़। अगर हम बात करें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की तो इनको नेशनल लेवल पर या फिर यूनियन लेवल पर इनको जो है वो एक तरीके से ऑब्जर्व किया गया है, और प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में 6 रिलीजन माइनॉरिटीज़ है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें पावर दी हुई है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट जो है वो अपने यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कम हैं उनको माइनॉरिटीज़ के रूप में डिक्लेयर कर सकती है। अब ये लैंग्वेज की हमने बात की है तो आप सभी को पता है शेड्यूल 8 में जो है, शेड्यूल 8 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 22 जो हैं वो लैंग्वेजेस हैं। ओके, अब ये जो शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं 22, ये स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थी, लेकिन इनको टाइम टू टाइम यहाँ पर अमेंडमेंट के थ्रू इनको इंक्रीज़ कर दिया। मतलब अगर आपको शेड्यूल 8 में लैंग्वेज को इंसर्ट करना है तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा। अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ये 14 से 22 कैसे चेंज हुआ, तो इसको लेकर के कौन कौन से अमेंडमेंट हुए ये आपको क्लियरली ध्यान होने चाहिए। सबसे पहले 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, और इसमें जो सिंधी लैंग्वेज है उसको इंक्लूड किया गया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें 3 लैंग्वेज को इंसर्ट किया गया और उनके नेम है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। और उसके बाद में अगर हम डिस्कस करें तो लास्ट जो हुआ वो हुआ 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, और इसमें 4 लैंग्वेज को इंसर्ट किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो 22 जो लैंग्वेज हैं इसमें आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसमें इंग्लिश जो है वो इंक्लूड नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें
तो यहाँ पर इंग्लिश इंक्लूड नहीं है, राजस्थानी, हरियाणवी और लद्दाखी जो है, राजस्थानी, हरियाणवी और लद्दाखी जो है इंक्लूड नहीं है। अब लद्दाखी को हमने यहाँ पर क्यों डिस्कस किया, क्योंकि कश्मीरी लैंग्वेज जो है, कश्मीरी और डोगरी लैंग्वेज जो है वो 22 लैंग्वेज में शामिल है, इसकी वजह से। इसके अलावा नेपाली जो है वो भी इन 20 लैंग्वेज में शामिल है और संस्कृत जो है वो भी इसमें शामिल है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश जो है वो हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी 22 लैंग्वेज में शामिल नहीं है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट्स थे लैंग्वेज को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर, साउथ पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, इसमें सबसे पहले तो एक सेकेंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर सीड जो है उनको इस तरीके से मिला करके मिट्टी में ड्रोन्स के थ्रू, ड्रोन की हेल्प ली जाएगी और जगह जगह पर ये जो भी इस तरीके से बनाया गया है, इसमें जो सैंड है, मिट्टी है और सोइल जो है उसमें जो सीड्स हैं, ट्रीज़ के जो सीड्स हैं वो इसमें यहाँ पर बनाए गए हैं। ड्रोन्स के थ्रू यहाँ पर जगह जगह इनको डाला जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्री कवर है वो बढ़ा जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो यूपी में जो इशू हुआ कि बुलडोज़र को लेकर के जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर इंक्रीज़ होती जा रही हैं, इस आर्टिकल में वो पहले तो वो सारा इशू जो है उसको बारे में बता रखा है कि किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हुई और जो पर्सन जिसको लेकर के एलिगेशन लगे कि ये लोगों को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर डिमोलिश करने की कोशिश की गई। लेकिन बाद में इसको लेकर के डाटा सामने आए कि वो प्रॉपर्टी जो है उस पर्सन के नेम ही रजिस्टर नहीं थी, उनकी वाइफ के नेम पर वो रजिस्टर थी। ओके, अभी कुछ टाइम पहले, कल ही हमने डिस्कस किया या फिर 1-2 दिन पहले इससे रिलेटेड आर्टिकल आया था कि जुडिशरी फॉर्मर जजेस जो हैं उन्होंने राइट डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट को कि आपको सोमेटो बेसिस पर ये जो इशू है इसको मतलब एक तरीके से डिस्कस करना चाहिए और इसमें जो भी इशू चल रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट लेवल पर, तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो कोशिश करे कि इस तरीके के रूल ऑफ लॉ को हम बनाने की कोशिश करें, सभी लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट करें। अगर कोई इशू है तो उनको उनके लेवल पर शो करने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को आप क्या करोगे, नुकसान पहुंचाओगे। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं पार्ट 3 में, उसकी अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में आर्टिकल 21 जो है, जो राइट टू लाइफ को इंश्योर करता है, उसी का ही इंटीग्रल पार्ट है कि आपका जो हाउस होल्ड है, आपका जो रेजिडेंस है वो भी सिक्योर तरीके से रह सके। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के लेवल के भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उसमें भी क्लियरली बोल रखा है किसी भी पर्सन की प्राइवेसी, किसी भी पर्सन का रेजिडेंस, किसी भी पर्सन के जो होम है उसमें आप एक तरीके से गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आप उसमें एनक्रोच नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो जुडिशरी है, उनके ऊपर बाइंडिंग है, इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है। ये यूनाइटेड नेशन के जो लॉज हैं वो बाइंडिंग है कि इंडिया इन सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमने साइन कर रखे हैं उन सभी को हम बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंट करें। और इम्प्लीमेंट हम तभी कर पाएंगे जब अगर हम बात करें कि हम रूल ऑफ लॉ, जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उनको हम एंश्योर करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं कि प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक इंडिया, चाइना जो हैं वो रशिया के साथ में जो भी क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो रेगुलर यहाँ पर इंक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब रशिया यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया जो है वो अपना इंपोर्ट कर रहा है रशियन कंट्रीज से। तो इसको लेकर के यहाँ पर कुछ डाटा शो कर रखे हैं कि देखो, अगर हम कंपैरिजन करें ओवरऑल तो इंडिया कितना क्रूड ऑयल जो है वो अदर कंट्रीज से अपने यहाँ पर इंपोर्ट करता है, उसमें से 1% जो है वो ही सिर्फ रशिया का पार्टिसिपेशन है। 2022 में जो बहुत सारे सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर, लेकिन क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो रेगुलर यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा रहा है। 2021 के लेवल से भी अगर हम कंपेरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया की डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पर कि कौन से कंट्रीज से हम कितना
क्रूड ऑयल मंगवाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इराक जो कंट्री है उसके ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी है। उसके बाद में सऊदी अरेबिया, यूएई, इन कंट्रीज़ के ऊपर। अभी आपने देखा होगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने कुछ स्टेटमेंट दिए कि इंडिया सॉरी बोले, इंडिया जो है वो अपनी मिस्टेक माने कि हाँ ये स्टेटमेंट हमसे पास नहीं होने चाहिए थे। तो इंडिया ने फटाफट उन रिश्तों को, उन रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश की, क्योंकि क्रूड ऑयल के बेसिस पर अगर हम देखें तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर इंडिया की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर देखो अभी सिप्री की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये बात बोली गई है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने रिलीज़ की है ये रिपोर्ट, और इसमें बोला है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल लेवल पर, सिक्योरिटी लेवल पर जो कुछ ट्रेंड्स हैं उनको पास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हुए उन्होंने यहाँ पर इन बातों को रखा है कि टाइम के साथ में न्यूक्लियर इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये सभी कंट्री जो हैं वो टाइम के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेंट्री को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो भी अपनी आर्म्स प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहे हैं, अदर कंट्री से जो भी आर्म्स का वो करते थे, इंपोर्ट करते थे, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हर कंट्री जो है वो अपने आप को सेल्फ डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन इशू को अगर हम देखें, इससे पहले भी बहुत सारे कंट्रीज़, जैसे कि अगर हम स्पेसिफिक फोकस करें इंडिया के ऊपर, तो इंडिया के बॉर्डर रीजन में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान नर्दर्न एरिया में अगर हम देखें तो चाइना। लास्ट 2020 में जो इशू हुआ था गालवान वैली, उसको लेकर के भी अभी डिस्कशन हुआ ब्रिक्स कंट्रीज़ के थ्रू, और उसमें भी जो गालवान वैली जो इशूज है जिसको 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हर कंट्री अपने आप को सेल्फ डिफेंड करने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वेपन्स हैं उनको इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन इसकी वजह से जो हम बहुत सारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NSG, MTCR, ये हमने इसलिए बनाए हैं कि जो भी हमारे वेपन्स का जो प्रोलिफरेशन चल रहा है कंट्रीज़ में, जो एक होड़ मची हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पर डिफेंस वेपन बनाई जाएँ, उसको रेगुलेट करने के लिए हमने ये ट्रेटी जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। लेकिन अगर उनके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ही सर्व नहीं हो रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है उन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूके में नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर को जो प्रोटोकॉल था, ब्रेग्जिट जब हुआ, ब्रेग्जिट मतलब EU से ब्रिटेन का जब एग्जिट हुआ तो उसको ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन साइन हुए होंगे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर के यूके ने अपनी बात रखी है। तो इसमें बोला गया है कि ब्रेग्जिट के बाद में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको वायलेट करने की कोशिश कर रहा है यूके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और ये फर्स्ट जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है। अभी ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो डिस्कशन हुआ, वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें गालवान वैली को लेकर के भी डिस्कशन हुआ। जो हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है मिस्टर डोवाल, उन्होंने भी अटेंड किया वर्चुअल मीटिंग को, और इसमें चाइना ने होस्ट किया है इस ब्रिक्स मीटिंग को। ओके, चाइना के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने होस्ट किया। ब्रिक्स की जो मीटिंग है वो 24 जून को होगी। इसमें डिस्कशन किया गया अदर पॉइंट्स को लेकर के कि किस तरीके से जो ब्रिक्स कंट्री जो हैं वो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बना सके। तो ब्रिक्स कंट्री जो हैं उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये जो ब्रिक्स कंट्री जो है इसमें 5 कंट्रीज़ आते हैं, इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम यहाँ देखेंगे। 5 कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने सबसे लास्ट में इसको ज्वाइन किया था। देखो जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड में 42% यहाँ पर पॉपुलेशन है, 23% GDP में पार्टिसिपेशन है, 30% टेरिटरी इनके अंडर आता है, 18% ग्लोबली ट्रेड में इनका नाम है। ओके, ये जो ब्रिक जो वर्ड है वो 2001 में गोल्डमैन सैचेस, जिम ओनेल ने जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस टर्म को, इस एक्रोनिम को कोइन किया था। जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया उसके बाद में ये जो ब्रिक जो है वो ब्रिक्स में चेंज हो गया। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं। इसके अलावा ये बोला जाता है कि 5 मेजर इमर्जिंग कंट्रीज जो हैं वो ब्रिक्स ग्रुप में अपने आप को इंक्लूड कर रखा है। देखो जिस तरीके से नाटो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है उसी को फॉलो करते हुए कुछ टाइम पहले जो चाइना है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले टाइम में हम भी ब्रिक्स को और जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक्सपेंड करेंगे, जिसके थ्रू जो हमारे रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज़ के साथ में भी बेहतरीन तरीके से मेंटेन हो सके।
यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आसियान ग्रुप की मीटिंग को लेकर के है। देखो आप सभी को पता है कि म्यांमार जो है वो आसियान का भी मेंबर है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक का भी मेंबर है। तो यहाँ पर इंडिया मीटिंग करने वाला है आसियान के साथ में, तो इसमें म्यांमार को बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। अभी कुछ टाइम पहले बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई जिसमें 25 ईयर्स कंप्लीट होने पर जो सेलिब्रेशन किया गया जिसमें म्यांमार को भी इंक्लूड किया गया था, जिसको लेकर के यूएस इन सभी ने विरोध किया कि जिस तरीके से वहाँ पर आर्मी रूल लगा हुआ है, लोगों के राइट्स को स्नैच किया जा रहा है, इसके बेसिस पर हमें क्या करना चाहिए, उसको एलिमिनेट करना चाहिए ताकि वो जा कर के अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रूव करे म्यांमार कंट्री, और यहाँ पर जो आर्मी रूल है वो नेगोशिएशन के लिए स्टार्ट हो सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो अग्निपथ जो स्कीम है उसी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि ये जो नई स्कीम लॉन्च की है इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये बात रखी है कि बहुत सारे जो प्रोसीजर हम कंप्लीट करते थे उन सभी को हम एक जगह इंक्लूड करके इस फॉर्म में इसके बेसिस पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक आर्टिकल रिलेटेड है, पेज नंबर 12 पर ही न्यूज़ है और इसमें एक क्वेश्चन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाई और इसमें जुडिशरी जो है वो इंटरवीन करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर सबसे पहले जो आर्टिकल है, देखो टर्की ने बोला है कि स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन करने वाले हैं नाटो को, तो इसको लेकर के पहले वो अपना रिटर्न एश्योरेंस दे स्वीडन और फिनलैंड कि वहाँ पर जो भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उन सभी को काउंटर किया जाएगा, तभी जो है वो टर्की यहाँ पर एश्योरेंस देगा। यहाँ पर रशिया को सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर सपोर्ट करने के लिए चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी बात रखी है कि हम रशिया को सपोर्ट करेंगे। इजिप्ट और इजराइल ने अपने बीच में नेगोशिएशन किया है कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनको लेकर के जो नेचुरल गैस और ऑयल को लेकर के जो इशू क्रिएट हो रहा है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी कम से कम हो सके। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।